हेलो एवरीवन, मैं नलिन आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जिसमें आज फिर से मैं साउंड जो कि चल रहा था चैप्टर है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करूंगा। ये साउंड बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। साथ साथ स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, एएसएम, गुड्स गार्ड, जितने भी तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ जो भी तैयारी करते हैं उन तक वीडियो पहुंचा दे ताकि उनको लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 34 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं 34 तक देख लीजिएगा। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं 35 से। 35 नंबर देखिए क्या है। 35 नंबर कहता है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है ना। क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, तो स्त्रियों की आवाज़ पतली क्यों होती है कि आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है ना। तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। आयाम यानी तरंगदैर्घ्य है ना, वेवलेंथ है ना। एम्पलीट्यूड अधिक होता है नहीं। वेग अधिक होता है नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसमें राइट ऑप्शन क्या है, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। कहता है एक सितार है, दूसरा बांसुरी है ना, दोनों अलग है। सितार में तार होता है, बांसुरी में तार वगैरह नहीं होता, उसमें ये होता होल होता है जिसको ये करके पुश करके उससे डिफरेंट टाइप्स के म्यूजिकल साउंड्स निकाले जाते हैं। तो देखिए अब इसमें कैसे हम लोग भेद करेंगे। तारत्व प्रबलता के गुणता नहीं कर सकते हैं ना। केवल तारत्व और प्रबलता, पिच जिसको कहते हैं ना, केवल ध्वनि प्रबलता इसे भी नहीं कर सकते हैं। केवल ध्वनि गुणता, ध्वनि में गुणता के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो साउंड है सितार से बज रहा है, ये जो साउंड है बांसुरी से बज रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। तो कौन नहीं होता है, घूर्णन। यानी घूर्णन जो है केवल लाइट वेव ही प्रोड्यूस करता है, यानी साउंड वेव पोलराइजेशन इफेक्ट नहीं करता। इसको इंग्लिश में पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन है ना। तो पोलराइजेशन की घटना केवल लाइट वेव करता है, साउंड वेव पोलराइजेशन इफेक्ट तो नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। यानी मैक्सिमम डेसिबल में कितना होता है इंटेंसिटी जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता। तो 95 डेसिबल है ना। 50 डेसिबल सुन लेगा है ना, 70-85 तक, लेकिन 95 डेसिबल के साउंड को नहीं सुन सकता। ARRB GG गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 39, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन नहीं है ना, मोटर गाड़ी रेलवे इंजन भी नहीं होगा, पॉप म्यूजिक भी नहीं। तो हवाई जहाज की उड़ान भरते समय काफ़ी अधिक ध्वनि शोरगुल होता है, काफ़ी अधिक आवाज़ निकलता है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती है ना। यह घटना उदाहरण है। रमन प्रभाव नहीं है ना, जूल थॉमसन प्रभाव नहीं है ना, क्रॉम्पटन प्रभाव ये भी नहीं। डॉपलर इफेक्ट, हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़े थे कि जब कोई ध्वनि वाला सोर्स यानी साउंड सोर्स नज़दीक आता है तो आवाज़ बढ़ता है, दूर जाता है तो आवाज़ घटता है। चलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर तो वायुमंडल है ही नहीं, जब साउंड ट्रेवल करेगा कैसे, वहाँ पे मीडियम ही नहीं है तो साउंड कैसे ट्रेवल करेगा। तो चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, गलत है ना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, ये सही लग रहा है, फिर भी दो ऑप्शन आप पढ़ ही लीजिए है ना। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के आंतरिक सूट बने रहते हैं है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, ये भी गलत। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो विवर्तन होता है, परावर्तन होता है और अपवर्तन भी होता है, लेकिन घूर्णन की घटना जो है दोनों में नहीं होता है, केवल किस में होता है, लाइट वेव में होता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। यानी पोलराइजेशन जो है केवल लाइट वेव शो करता है, साउंड वेव शो नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि चिल्लाता है इस तरह से तो हाथ दोनों जोड़ देता है मुंह के सामने, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में साउंड ट्रेवल करे है ना। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होता है। ध्वनि की बढ़ जाती है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना। इस कार्रवाई का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं है। इस
तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए। इस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा से एक दिशा में इंगित होते हैं, यानी यूनिडायरेक्शनल जाता है, जिस वजह से वो तेजी से आवाज वहां तक पहुंच पाए, इसलिए दोनों हाथ को जोड़ देता है। चलिए आगे देखिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का डेसिबल यूनिट किसके लिए, तो प्रकाश की गति, गलत है। ध्वनि की तीव्रता के लिए में भी देखिए ध्वनि की बात किया है तो हाँ में भी है, यही राइट ऑप्शन है। उष्मा की तीव्रता के लिए नहीं, तो हीट इंटेंसिटी को मेजर करने का दूसरा यूनिट होता है। रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए भी नहीं, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि क्यों होता है, रिवर्बरेशन जिसको कहते हैं। तो रिवर्बरेशन होने का मेन कारण क्या है, मेरे हिसाब से होना चाहिए परावर्तन, है ना। परावर्तन ही राइट ऑप्शन है। ध्वनि का अवशोषण नहीं, तो अवशोष ही कर लेगा, एब्जॉर्प्शन ही हो जाएगा साउंड वेव का, तो फिर वहां से फिर प्रतिध्वनि आएगा कैसे, है ना। ध्वनि का अपवर्तन नहीं, अपवर्तन के कारण उसकी स्पीड या उसके इंटेंसिटी में कमी आ सकता है, ध्वनि की चालिए भी नहीं, तो राइट ऑप्शन इसका ही होगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक स्थल एवं ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए, तो याद कर लीजिएगा 17 मीटर, है ना। यानी क्लियर साउंड सुनने के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर। आगे देखिए 47 नंबर, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होते। तो रडार किस पर काम करता है, रेडियो तरंगों का अपवर्तन नहीं, रेडियो तरंगों का परावर्तन में भी, डॉपलर प्रभाव नहीं, रमन प्रभाव नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन 47 का क्या हो जाएगा, बी, यानी रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज या प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल होना चाहिए। जैसे मूल आवाज यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आने में, है ना, कितना होना चाहिए, तो कहता है 1/10 सेकेंड के बराबर, 1/10 सेकेंड से कम, या 1/10 सेकेंड से अधिक। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो 1/10 सेकेंड से अधिक, ये ऑप्शन गलत है और ये राइट ऑप्शन है, 1/10 सेकेंड से अधिक, ये राइट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत एवं फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑडिटोरियम की सुंदरता बनाना नहीं, निर्माण की लागत को कम करना नहीं, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा नहीं, है ना, ये भी गलत। ध्वनि का अवशोषण यानी ऑब्जर्प्शन ऑफ साउंड ज्यादा हो, चूंकि ऑडिटोरियम वगैरह में माइक बजता है और माइक से लोग अनाउंसमेंट करते हैं या बोलते हैं या गाना गाते हैं या स्पीच देते हैं, तो वहाँ पे अगर गुड ऑब्जर्वर नहीं लगाया जाएगा एब्जॉर्ब करने के लिए साउंड एनर्जी को, तो वहाँ पे प्रतिध्वनि ज़्यादा होगा और साफ साफ क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं देगा। इसलिए एकॉस्टिकल इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग में पढ़ाए होंगे या देखे होंगे आप लोग, तो एकॉस्टिकल इफेक्ट को कम करने के लिए अच्छा ऑब्जर्वर लगाया जाना चाहिए। गुड ऑब्जर्वर क्या हो सकता है, तो लकड़ी, खांचेदार लकड़ी हो सकता है, थर्मोकॉल हो सकता है, पर्दा हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कूट हो सकता है, ये सभी गुड ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। तो ये सभी लगा देंगे तो वहाँ पे प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगा या रिवर्बरेशन कम हो जाएगा। आगे देखिए, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में लगभग 1/10 सेकेंड तक रहता है, याद कर लीजिएगा। 1/5 गलत है, 1/20 गलत है, ये भी गलत है। देखिए 51 नंबर, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करने अपवर्तन नहीं, विवर्तन नहीं, तो राइट ऑप्शन परावर्तन के कारण ही ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, है ना। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक स्थल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। यहाँ देखिए फीट में दिया है, वहाँ पे फीट में नहीं दिया हुआ था, है ना, वहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे फीट में दिया हुआ था। फीट में कितना हो जाएगा 56, वहाँ पे 17 था, है ना। और देखिए लीजिए, हाँ मीटर में दिया हुआ था, है ना, 46 नंबर। देखिए यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो 17 मीटर याद रखेंगे, और यहाँ पे फीट में दिया हुआ है तो 56 फीट याद रखेंगे। आगे देखिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, तो मेरे हिसाब से 53 का ऑप्शन राइट ऑप्शन होना चाहिए, परावर्तन, है ना। अपवर्तन तो होगा नहीं, अपवर्तन में तो इंटेंसिटी कम जाता है, तो परावर्तन पे स्टेथोस्कोप यानी जो डॉक्टर का आला होता है ना, धड़कन मेजर करता है, घर घर पट का आवाज तो नहीं आ रहा है उसको, फेफड़ा से, ये सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्वेशन करते हैं आला के सहायता से, और बताते हैं कि सांस लेने में दिक्कत है या तकलीफ है या कहीं उसको
प्रॉब्लम हो रहा है या हार्ट बीट ज़्यादा है ना, हार्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसकी जानकारी वो स्टेथोस्कोप से देते हैं और उसका इलाज करते हैं। 54 नंबर देखिए, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी प्रतिध्वनि रिवर्बरेशन किसके कारण होता है, तो परावर्तन के कारण है ना, अपवर्तन अवशोषण नहीं, विवर्तन भी नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा परावर्तन। RRB क्लर्क 2005 का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो 54 का क्या हो जाएगा परावर्तन। नेक्स्ट देखिए सोनार है ना, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष ऊपर वाला अंतरिक्ष यात्री सोनार क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेंगे सोनार से, है ना, इंजीनियर क्या करेंगे सोनार से, है ना। तो नौ संचालकों द्वारा, जो देखिए UPPSC 2004 CGPSC 2012 क्वेश्चन पूछा गया, यानी सोनार का उपयोग किस लिए करते हैं, तो सोनार की सहायता से समुद्र की गहराई या समुद्र में छुपे हुए जो खजाना है या तेल का स्टॉक है या बहुत सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 56 नंबर है, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच, है ना, रेजोनेंस के आयतन के बीच की संबंध का प्रतिपादन किया। तो किसने किया है, ये दोनों अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच, है ना, ये क्या है दोनों के बीच। 56 नंबर देखिए, ये आपका डॉपलर ने, न्यूटन ने, सेवाइंस। तो सेवाइंस इफेक्ट आप लोग जानते होंगे, सेवाइंस जो है इसका इक्वेशन भी दिया है, हॉल के कितना इसका वॉल्यूम होगा और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, रेजोनेंस टाइम, है ना, इसके बीच दोनों का रिलेशन सेवाइंस ने दिया है, सेवाइंस इक्वेशन देख लीजिएगा। गुंजन हॉल, यानी कि गुंजन हॉल डेड हॉल का अनुरण रेजोनेंस टाइम कितना होता है, तो गुंजन हॉल का रेजोनेंस टाइम 0 होता है। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि सेना पार करती है तो उस समय वाइब्रेशन ज़्यादा ना हो, आवाज़ साउंड ज़्यादा ना हो, वाइब्रेट ना करे, है ना, दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है। पैरों से उत्पन्न होने के अनुनाद के कारण पुल टूटने का, तो ये राइट ऑप्शन है ना, पहला डॉपलर प्रभाव के कारण, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन 58 का बी हो जाएगा, यानी कि पैरों से उत्पन्न होने के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है, यह संभव किसके कारण है, तो अनुनाद के कारण, विस्पंदन के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण। तो यह जो है मेरे हिसाब से 59 का अनुनाद ही होगा, है ना। अनुरणन को इंग्लिश में रिवर्बरेशन कहते हैं, है ना, और रेजोनेंस को अनुनाद कहते हैं हिंदी में। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उसको सुधार लीजिएगा, है ना, रेजोनेंस और ये रिवर्बरेशन, इसका रिवर्बरेशन, इसका रेजोनेंस, है ना, अनुनाद। आगे देखिए 59 क्लियर हो गया। 60 नंबर, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण, तो रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि क्या, अनुनाद, है ना, अनुनाद के कारण ऐसा संभव हो सकता है। परावर्तन तो होगा नहीं, परावर्तन में क्या होता है, परावर्तित होकर के बाहर चला आता। अपवर्तन में क्या होता है, इंटेंसिटी या वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाता है। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस होता है दो साउंड का, तो उसको व्यतिकरण कहते हैं ना। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर देखिएगा, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार के ध्वनि सुनाई देगा, गड़गड़ टाइप का आवाज आता है ना, विवर्तन नहीं, व्यतिकरण नहीं, अनुनाद, ये भी रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ही होता है, यहाँ परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो 61 का राइट ऑप्शन सी रेजोनेंस होगा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है ना, रेडियो का जो समस्वरण स्टेशन होता है इसमें भी रेजोनेंस पे ही काम करता है ना, परावर्तन नहीं होगा, व्यतिकरण भी नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा। चलिए 63 देखते हैं, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, तो परावर्तन नहीं, व्यतिकरण हो सकता है, क्योंकि जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट साउंड होता है तो वहाँ पे 0 इंटेंसिटी का स्थिति बन जाता है, जिस वजह से वहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यतिकरण, है ना।
64 देखिए, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र यानी साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तभी बताया ना, व्यतिकरण नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा, अनुनाद भी नहीं होगा, रेजोनेंस के कारण तो टूट फूट उत्पन्न होता है ना, तो व्यतिकरण। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र में स्थान स्थान पर ये बता दिया है ना 65। देखिए, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। इस क्वेश्चन को समझिए थोड़े। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु हाँ बगल वाले कमरे में ना, परंतु आवाज़ अवश्य सुन लेते। इसका क्या कारण है? तो दूसरे कमरे का आवाज़ क्यों सुन लेते हैं? इसका मेन कारण है परावर्तन नहीं, अपवर्तन भी नहीं, व्यतिकरण, विवर्तन हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, 65 का डी। चलिए आगे देखिए। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। यानी कि जो ध्वनि स्रोत में उतार या चढ़ाव होता है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं रमन इफेक्ट नहीं, डॉपलर इफेक्ट, है ना। डॉपलर प्रभाव इसमें होता है ध्वनि में उतार या चढ़ाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, समुद्र प्रचालन से नहीं, तो डॉपलर इफेक्ट इससे संबंधित है, ध्वनि से। ये RRB 80 2002 का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 68। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? पहले भी इस ऑब्जेक्टिव को बनाया है, तो क्या हो जाएगा? डॉपलर इफेक्ट, है ना। 68 का बी। बिग बैंग सिद्धांत नहीं है, चार्ल्स नियम नहीं है, आर्किमिडीज सिद्धांत नहीं है। ये देखिए RRB 2005 के क्वेश्चन है। 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो 69 का मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए बी, क्योंकि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है उपर्युक्त कथनों में से। तो ये ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों, यानी राइट ऑप्शन केवल एक नहीं, है ना, केवल दो हो सकता है। देख लेते हैं, एक और दो नहीं, है ना, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें दो सही लग रहा है, क्योंकि क्या बोल रहा है? कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। तो निम्न आवृत्ति क्या आवृत्ति है? इसमें तो कुछ दिया नहीं साफ साफ, है ना। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी, तो अनुदैर्ध्य, है ना। अनुदैर्ध्य का मतलब साउंड इफेक्ट, यानी पत्थर जब गिरेगा तो साउंड है ना क्रिएट होगा, है ना। कथनों अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है प्रयुक्त कथनों में से कौन? तो बी सही है और ए गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मिलते हैं नए वीडियो में, है ना। और इसको नए वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।